नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मंजुल करियर पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम लोग पर डे की क्लासों में WCS सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर का हम लोग आपस में से चर्चा करते हैं। उसी को देखते हुए हम लोग अगले चैप्टर यानी कि औसत वेग त्वरण और मंदन वृत्ताकार गति, इस चैप्टर के साथ हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन है आप लोगों के, उन क्वेश्चनों को देख करके उनके साथ में जो भी 4 ऑप्शन होंगे, उन ऑप्शनों के आधार पर हम लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे, है ना। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों में से पहले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। कोई वस्तु है, उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। अगर कोई वस्तु रहेगा, उसकी स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है, वैसे आप लोग कई बार इसका वस्तु की जब स्थिति में परिवर्तन होता है तो वहां पर हम लोग बल इसका आंसर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमारी चीजें बल के अपेक्षा में नहीं है। वो किसके अपेक्षा में है? वो चाल को दर्शाने वाली हैं। क्योंकि स्थिति में परिवर्तन यानी कि हमारे चलने से भी और या मतलब चाल से संबंधित भी हो सकता है। क्योंकि अगर कोई एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा तो वो चलेगा या चाल होगी उसमें से, है ना। तो उसी को दर्शाया जा रहा है और इसका ऑप्शन नंबर जो कि 20 का राइट आंसर होता है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। एक कोई निश्चित दिशा है, पहले आपका दिशा निश्चित नहीं था, है ना। और दूसरे क्वेश्चन में दिशा को निश्चित कर दिया गया है और दिशा के निश्चित हो जाने के कारण ये आपका जहां पर दिशा निश्चित शब्द आ जाता है वो एक सदिश राशि को निरूपित करने लगता है या आपको ये सदिश राशियों के बारे में बताने लगता है। क्योंकि हर एक में परिमाण तो होता ही होता है, लेकिन जिसमें से अगर दिशा जुड़ गई वो हमारा राशि कैसी हो जाती है, वो राशि हमारी सदिश राशि हो जाती है। और जिस राशि में से सदिश दिशा नहीं जुड़ी होती है वो हमारी अदिश राशियों में से काउंट हो जाती है ना। तो इसका मतलब है जिस निश्चित दिशा में जब वस्तु की बात की जा रही है तो वहां पर आपका चाल नहीं होगा आंसर, है ना। क्योंकि चाल में क्या होता है, चाल में आपको दिशा की जरूरत नहीं होती है ना। लेकिन आपको वेग में दिशा की जरूरत होती है और वेग एक आपकी कैसी राशि है, तो वेग आपकी एक सदिश राशि है। और जब दिशा के बारे में आपसे स्थिति परिवर्तन की बात कही जाए तो उसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वेग होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। अगर वेग में परिवर्तन की दर हो रही है ना, वेग में परिवर्तन की दर, मान लो हमारा पहले वेग था u और अब परिवर्तित होकर वेग कितना हो गया v, है ना। इनके अंतर अपान t, ये दर को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। त्वरण, इसको हम लोग कई बार a इक्वल टू लिखते हैं, है ना। गुरुत्वीय त्वरण को g इक्वल टू लिखते हैं, ठीक है ना। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी होता है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, गति का तृतीय समीकरण निम्न में से कौन सा है। गति का तृतीय समीकरण का मतलब यह है, गति के 3 समीकरण भी होते हैं, है ना। उन 3 समीकरणों में से आपको तीसरे का यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो तीसरे का आंसर देना है। फिलहाल हम लोग तीनों समीकरण जो हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो तीनों में से जो पहला समीकरण है वो होता है v इक्वल टू u प्लस AT, है ना। दूसरा होता है s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। और तीसरा होता है आपका v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। ये तीनों समीकरण होते हैं गति के। यहां पर आपसे तीसरा समीकरण पूछा गया है यानी कि ये, है ना। और इसका अगर हम लोग देखें तो u को अगर लेफ्ट साइड में लेके आते हैं हम लोग तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया हुआ है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चनों पे।
बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही सरल लग रहे होंगे, लेकिन ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो आईटीआई का फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम होता है उसमें से बहुत ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, है ना। और इन क्वेश्चनों को बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मतलब करने में थोड़ी असमर्थता रहती है उनकी, लेकिन अगर इन सब चीजों को हम लोग एक बार देख लेंगे ना तो ये क्वेश्चन हमारे लिए एक ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे कि हम लोग क्वेश्चन को जैसे ही देखेंगे और उसका आंसर तुरंत हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? यानी कि आपसे कहा जा रहा है द्रव्यमान को हम यम से दर्शाते हैं इंटू वेग को किससे दर्शाते हैं? वी से दर्शाते हैं, है ना। तो संवेग P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है यम इंटू वी, यानी कि द्रव्यमान गुणा वेग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है ना। वेग किसको कहते हैं? तो वेग बराबर होता है आपका, वेग ही होता है आपका चाल, लेकिन वेग में क्या होता है? तो विस्थापन होता है ना। विस्थापन बटा समय, ये क्या हो जाता है? वेग हो जाता है। गति आपका चाल कह सकते हैं हम लोग, गति बराबर दूरी बटा समय, है ना। त्वरण क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर, यानी कि वेग परिवर्तन बटा समय, है ना। ये आपका त्वरण हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। संवेग में परिवर्तन की दर होती है, जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वो किसके बराबर होती है? वो होती है बल के। और ये आपका जो न्यूटन के 3 लॉज हैं उनमें से आपका दूसरा जो लॉ है उसमें से आपको इसका परिभाषा मिल जाता है। संवेग के आधार पर संवेग में परिवर्तन की दर बल होती है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गति का द्वितीय समीकरण निम्न में से कौन सा है? अभी अभी हमने आपको गति के तीनों समीकरण लिख के बताए थे, उन्हीं में से पूछा जा रहा है गति का दूसरा समीकरण कौन सा होता है। तो गति का जो दूसरा समीकरण होता है वो होता है S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल रहा है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, वेग में कमी होने की दर को कहा जाता है। वेग में अगर कमी हो रही है उसकी दर को क्या कहा जाएगा? तो उसे हम लोग मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन, है ना। यानी कि वेग हमारा क्या हो रहा है? कमजोर होता जा रहा है, या गाड़ी को रोकी जा रही है, तो वहां पर क्या लगता है? आपका मंदन लगता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, उसको ब्रेकों की सहायता से विराम की अवस्था में 40 मीटर की दूरी तय करने पर लाया गया तो औसत त्वरण कितना? त्वरण आपसे पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में, है ना। त्वरण मतलब एक ही वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ठीक है ना। दिया क्या जा रहा है? तो आपको v दिया जा रहा है, ठीक है ना। विराम की अवस्था में आ रहा है, यानी कि हमारा अंतिम वेग क्या होगा? 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग क्या है? प्रारंभिक वेग का मान है 72 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं दूरी, यानी कि हम लोग कह सकते हैं यस इक्वल टू कितना दिया हुआ है? तो 40 मीटर, ठीक है ना। ये हमारी दूरी हो गई। अब इसमें से हमसे पूछा जा रहा है त्वरण निकालना है आपको, तो ये किस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं? ये हम लोग चाहे तो तीसरे समीकरण से, यानी कि गति के जो 3 समीकरण हैं उनमें से तीसरे समीकरण का अगर यूज करेंगे तो उससे भी हमारी वैल्यूएशन निकल सकती है बड़ी आसानी से। करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं जो आपका वेग है ना, प्रारंभिक वेग, वो आपको किस में दिया जा रहा है? किलोमीटर प्रति हावर में। इसको हम लोग चेंज करते हैं किसमें? मीटर प्रति सेकंड में, चूंकि आपके जो आंसर दिए जा रहे हैं मीटर प्रति सेकंड में दिए जा रहे हैं, है ना। इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 72 इंटू 5/80। इसका मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? इसका आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे कि जो 5/18 आता है, इसका मतलब ये है आपको कि अगर किलोग्राम को हम लोग, जैसे हमारा 72 लिखा होता और किलोग्राम को किलोमीटर लिखा हुआ है, तो किलोमीटर को जब हम लोग चेंज करते इसमें मीटर में, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर? 1000 मीटर, है ना। तो 1000
और हमारी ये राशि किस में बदल जाती, मीटर में बदल जाती। ऐसे ही नीचे हम लोग करते, जो हमारे हावर थे यानी घंटे थे, उन घंटों को सेकंड में चेंज करना था। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, वो होते हैं आपके 3600 सेकंड, ठीक है ना। इनको कट करने से आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 5/18 मिल जाएगी। और इसको अगर हम और कट करना चाहते हैं तो 6 से 6 तिर्क 18, और चाहे इसको 9 से कट करें, 9 दूनी 18 और 9 8 72, ठीक है ना। तो ये फिर आ जाएगा, और इसके बाद हम लोग 2 से भी कट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और डायरेक्ट भी कट करते तो 18 चौक 72 हो जाता। 4 पंचे 20 आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कि ये कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, प्रारंभिक वेग की। अगर प्रारंभिक वेग आपको पता चल गया है, अब हम इसमें से फार्मूला लगा सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। और इसमें से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। u स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, इंटू यस का वैल्यू कितना दिया जा रहा है, तो यस का वैल्यू ये है 40, है ना। अब बस इसकी हम लोग सॉल्विंग करते हैं, तो जो हमारे पास ये 400 है, इसको ट्रांसफर करते हैं इधर, ये आ जाए कितना, 20 का स्क्वायर करेंगे तो वो आपका 400 बनेगा, है ना। और ये माइनस का आ जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू 40, जैसे 2 गुणे 40 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 80 ए हो जाएगा। अब हम लोग ए इक्वल टू वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस का 400/80, 0 से 0 कैंसिल, 8 पंचे 40, है ना, माइनस का 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, है ना। इक्वल टू कितना आया, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक गाड़ी का वेग स्थिर अवस्था से चलकर 0.20 सेकंड में 30 मीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो उसका त्वरण कितना होगा। अब आप यहां से फिर से त्वरण पूछा जा रहा है, और यहां पर आपको समय दिया गया है, और क्या दिया जा रहा है, 30 मील प्रति घंटा, यानी कि चाल दी जा रही है ना। और गाड़ी को क्या किया जा रहा है, स्थिर अवस्था से चलाया जा रहा है, गाड़ी को स्थिर अवस्था से चलाया जा रहा है, यानी कि प्रारंभिक वेग जो है स्थिर अवस्था होने की वजह से प्रारंभिक वेग जो रहेगा वो u का वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। प्रारंभिक अवस्था हमारी कैसी बताई जा रही है, स्थिर अवस्था, यानी कि प्रारंभिक वेग 0, है ना। और इसका अंतिम वेग जो हमको दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है, वो कितना बताया जा रहा है, 30 मील प्रति घंटा, है ना। फिर इसके बाद जो कहा जा रहा है समय, है ना, t के रूप में कितना दिया गया, t दिया जा रहा है 0.20 सेकेंड, ठीक है ना। ठीक है। अब इसमें से हम लोगों को निकालना क्या है, तो निकालना है इसका त्वरण, यानी कि ए क्वेश्चन मार्क। चलते हैं, इसमें से हम लोग कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं। यहां पर आपको टी की वैल्यू दी जा चुकी है ना। और अगर टी की वैल्यू दी जा रही है तो इसका मतलब है हम लोगों को कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए। तो उसके लिए आप यहां पर चाहें तो पहले जो समीकरण था v इक्वल टू यू प्लस एटी, इसमें से भी वैल्यू रख करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले v का जो वैल्यू दिया जा रहा है किस पे दिया जा रहा है, मील प्रति हावर में दिया जा रहा है। तो इसको चेंज कर लेते हैं, तो 30 गुणे, आप सभी लोगों को पता होगा 1 मील में कितना किलोमीटर, तो 1.6 किलोमीटर, ठीक है ना। कितना, 1.6 किलोमीटर। इसके बाद 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1000, ठीक है।
इसके बाद जो आपका आता है, चाहे तो 1000 ना लिख करके सीधा इसको 5/18 लिख दीजिए, है ना, 5/18, ठीक है। और इसकी अगर हम लोग सॉल्विंग करते हैं तो ये आपका जो वैल्यू आएगा ये किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कट करते हैं, 6 पंचे 30 और 6 त्रिक 18, है ना। अब जो भी वैल्यू आया इसमें से 5 का मल्टीप्लाई आपस में सब करके और जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग लिख लेते हैं। 25 छक्का 150 की 0 15, है ना, 25 एकम 25 और 15 कितना हो जाएगा 40, है ना, ठीक है। अपान में कितना हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा, ठीक। इसमें वो जैसे ये वैल्यू आपको मिल जाती है, v की वैल्यू कितनी आ गई, 40/3 आ गया। t का वैल्यू आपको पहले से पता था, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो v का वैल्यू आपका आया है 40/3 इज इक्वल टू u का वैल्यू है 0 प्लस a का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है इंटू t का वैल्यू आपको दिया जा चुका है कितना, 0.20 सेकंड, है ना। या इस मात्रक लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है आपको। अब इसके हम लोग सॉल्विंग करते हैं, तो आप लोग देख पा रहे हैं ये 0, इसका कोई वैल्यूएशन मतलब नहीं है, हम सीधा लिखते हैं a इक्वल टू 40/3 बटा, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई में आएगा 0.20 और यहाँ पर दशमलव लगे होने की वजह से यहाँ पर हम ऊपर चाहे तो एक 10 बढ़ा सकते हैं, ये दशमलव हटा देंगे, ठीक है ना। तो ये 2 से हम लोग चाहे तो इसको कट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 20, यानी कि आ जाएगा 200/3। ये आपका कितना आ जाएगा 200/3 तिछंग 18, है ना, तिछंग 18 66.66 करके आता जाएगा, जो कि 67 के लगभग पहुंचेगा, 67 के लगभग पहुंचेगा। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही एक गाड़ी को ब्रेक लगाकर 30 सेकंड में रोका गया, मंदन की मात्रा कितनी है। लगभग जितने भी क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने किए हैं, खास करके जिनमें न्यूमेरिकल हैं, वो सेम टू सेम लगभग चीजें हमसे पूछ रहे हैं। किसी में मंदन पूछा जा रहा है, किसी में से वेग पूछा जा रहा है ना। और ये चीजें निकालना बहुत आसान है, क्योंकि ये सब चीजें आपकी जितनी भी जुड़ी हुई हैं, ये सब कहीं ना कहीं पे आपके जो समीकरण है तो उन्हीं से हैं। चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका, यहां पर आपको चाल दी जा रही है, कितनी दी जा रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही एक गाड़ी को ब्रेक लगाकर 30 सेकंड में रोका गया है, मंदन की मात्रा कितनी होगी। यानी कि रोका गया है तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रोका गया शब्द ही आपको डिनोट कर रहा है कि अंतिम वेग जो है वो कितना हो गया, वो 0 हो गया। और प्रारंभिक वेग यहाँ पे कितना हो गया, प्रारंभिक वेग का वैल्यू 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां पर आपको समय दिया जा रहा है टी का वैल्यू कितना है, ये दिया जा रहा है 30 सेकंड, ठीक है ना। फिर इसके बाद मंदन पूछा जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं पे आपसे त्वरण पूछा जा रहा है, ठीक है ना, त्वरण आपसे पूछा जा रहा है। और जब भी आपसे त्वरण पूछा जाएगा तो इसमें से आप लोग कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। खास करके अगर ये वाला फार्मूला आप लोग यूज करें, v = u + at, ये आपका सबसे सरलतम रूप होता है। गति के जो तीनों समीकरण हैं, उन तीनों में समीकरणों में सबसे पहला समीकरण होता है। अगर इसमें से इस वैल्यू को पुट करते हैं तो हमें बड़ी आसानी से एक मान निकल आएगा, है ना। देखते हैं यहाँ पर v का वैल्यू क्या है, 0 है, तो सीधा u का वैल्यू रखना होगा। इसके पहले हम लोग देख पा रहे हैं हमारी जो वैल्यू आ रही है वो मीटर प्रति सेकंड में आ रही है, और यहाँ पर जो u का वैल्यू दिया गया है वो किलोमीटर
प्रति आवर में दिया जा रहा है, तो इसको सबसे पहले हम किस में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30 और 6 त्रिक 18 यानी कि 25/3 आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे ये चीजें हमारी आती हैं, इसके बाद हम इसमें से रखते हैं, तो ये आया आपका 0 इक्वल टू 25/3 प्लस ए का वैल्यू आपको निकालना है इंटू टी का वैल्यू आपको दिया गया है, कितना सेकंड है, तो 30 सेकंड है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग 25/3 को ट्रांसफर करते हैं एलएचएस साइड में, और ये आएगा 25/3 इक्वल टू 38 है ना। अब इसमें से हम लोग चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि A इक्वल टू यानी कि त्वरण बराबर 25/3 इंटू 30 है ना। और इसे अगर हम लोग कट करेंगे तो देख पा रहे होंगे आप, 5 से कट करें तो हम 25 और 5 छक्का 30, 6 त्रिक 18, 5/18 है ना। अब इसमें से हम लोगों को अगर डिवाइड करना होगा तो सबसे पहले दशमलव लगेगा, है ना, और कितनी बार जाएगा, तो 18 त्रिक 54, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 2 बार ही जाने वाला है ना। 18 दूनी 36, 36 में से अगर 50 में से देखा जाए तो कितना बच जाएगा आपका, तो ये बचेगा 14 है ना। 140, यहां पर आप लोग केवल अगर देखें तो 0.2 को ही आप आंसर देखें तो ये केवल आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, और बाकी सभी वैल्यूओं में 0.373 या 4 या 5 ये ऐसे करके आ रहा है ना। ये आपको आंसर मिल जाता है इसी बात से। जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 0.2 करके, जैसे ही वैल्यू आती है वो आपको आंसर के रूप में ऑप्शन में मिल जाता है, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है ना। बड़े ही आसान क्वेश्चन है और आप लोगों को समझ भी आ रहे होंगे, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक गाड़ी का प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है, यदि त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो 10 सेकंड के बाद गाड़ी कितनी दूरी तय होगी। यहां से आपको दूरी निकालनी है ना। त्वरण दिया गया है, प्रारंभिक वेग दिया गया है ना, समय दिया गया है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले इसमें से निकालते हैं समय। तो समय के लिए एक गाड़ी प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है, यदि त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड है तो 10 सेकंड बाद गाड़ी कितनी दूरी तय करेगी, है ना। अगर ये चीज हमको काउंट करनी है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इस त्वरण के आधार पर हम लोग इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो त्वरण के आधार पर हम लोग को पता है त्वरण यानी कि A इक्वल टू क्या होता है, वेगांतर, है ना। प्रारंभिक वेग यानी कि हमको पता नहीं है प्रारंभिक वेग कितना है, और तो हम लोग इसका प्रारंभिक वेग मान लेते हैं हमारा दिया हुआ है, तो अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग यानी कि u अपॉन समय यानी कि t, और ये सभी चीजों को वैल्यू पुट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, a का वैल्यू है 5 इक्वल टू v का वैल्यू हमको पता करना है, माइनस u का वैल्यू आपका 20 दिया हुआ है और t का वैल्यू 10 दिया हुआ है। ठीक है ना। अब जैसे ही इन सब चीजों को सॉल्व करेंगे तो आपका ये उधर जाकर के आपका यानी कि आरएचएस साइड में जाएगा जो नीचे है, तो आपको हो कितना जाएगा, तो 50 इक्वल टू v माइनस 20 है ना। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 20 70 है ना। ये आपका आ गया वेग, कितना आया, 70 आ गया, जो कि आपका अंतिम वेग है। ठीक है ना। अब चाहे तो हम लोग यहाँ पे रख करके फार्मूले पे वैल्यू इसका निकाल सकते हैं कि गाड़ी कितनी दूरी तय करेगी, है ना। या इसको हम लोग चाहते तो सीधा तीसरे समीकरण में वैल्यू रखें या दूसरे में रखें, तब भी हमारा आंसर निकल आता। ठीक है ना। दूसरे में रखते तो दूसरे में रखने का मतलब था हमारा समीकरण नंबर दूसरा, ये अगर हम कुछ ना भी करें तो समीकरण 2 होता है आपका, क्या होता है, यस इक्वल टू u प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है ना। और यहां पर आपको हर एक का वैल्यू पता है, यस का वैल्यू आपको पता करना है,
यहाँ पर आपको u भी पता है, u का वैल्यू कितना दिया जा रहा है, तो 20 गुणे t का वैल्यू 10 प्लस 1/2, यहाँ पर इंटू a का वैल्यू कितना है, तो 5 है, इंटू t का वैल्यू आपको पहले भी हम लोगों ने रख रखा है कितना, 10 और 10 का स्क्वायर। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो जैसे ही सॉल्विंग होगी आपकी इसका आंसर वैल्यू आ जाएगा और वही आपका आंसर होगा। जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 200, कितना हो जाएगा 200 प्लस, है ना, 1/2, 5 इंटू 10 इंटू 10, है ना, तो 2 पंचे 10, है ना, इसको हम लोग जैसे 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा 250, ठीक है ना। इनको आपस में ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 450 मीटर में आएगा ये वैल्यू आपका, किस में आएगा, मीटर में आएगा। और ये ऑप्शन नंबर किस में मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु 500 मीटर की ऊंचाई से गिरती है, वस्तु को जमीन पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, वस्तु को जमीन में पहुंचने में कितना समय लगेगा। 500 मीटर ऊंचाई से गिराई जा रही है ना, और वस्तु को जमीन में पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अगर इसको देखा जाए तो आपको यस दिया हुआ है, ऊंचाई यस इक्वल टू कितना है, ये है आपके पास 500, ठीक है ना, और जी का वैल्यू भी आपको दिया गया है, यानी कि त्वरण बराबर कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। इसके बाद आपसे जब पूछा जाएगा कि बताइए कि वस्तु को नीचे जमीन में पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो समय निकालने के लिए आपको कौन सा फार्मूला लगाना होगा, तो वहां पर आपको लगाना होगा यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अच्छा, यहां पर आप लोगों को लग रहा होगा u की वैल्यू, तो फिर हम क्या रखेंगे, तो u का आप सबको पता है कि ऊपर से ऊंचाई से गिराया जा रहा है, यानी कि जब गिराया जा रहा था वो पहली अवस्था क्या थी उसकी, वो स्थिर अवस्था में था। यहाँ पर जब वो स्थिर अवस्था में होगा तो u का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। और जैसे ही u का मान 0 हुआ वैसे ही ये वाला तो पद आपका खत्म हो गया, है ना, और बचेगा क्या, यस इक्वल टू 1/2 a इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है ना, इतना बचा। और इसमें से हम लोग जैसे ही वैल्यू पुट करते हैं, अब देख लेते हैं हम लोग सॉल्विंग क्या बनेगी, है ना। तो हम लोग यस इक्वल टू, यस का वैल्यू आपको दिया हुआ था, कितना था, 500 मीटर, है ना, 500 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, और आपका जो त्वरण था वो कितना दिया जा रहा था, 10 दिया जा रहा था, इंटू टी स्क्वायर, है ना। और इसे हम लोग क्या करेंगे, 2 से चाहे तो 10 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और इस 5 से हम इसको कट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 100 का रूट कितना होता है, तो वो 10 होता है। टी इक्वल टू 10 सेकेंड का समय लगेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे पुल को 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से पार करने में कितना समय लेगी, है ना। एक कोई आपका गाड़ी है यानी ट्रेन है जिसकी लंबाई 60 मीटर है, और एक पुल है जिसकी लंबाई 120 मीटर है, और गाड़ी की जो चाल है वो है 10 मीटर प्रति सेकंड, है ना। यहां पर आपको देखा जाए जब कोई ट्रेन किसी पुल को क्रॉस करती है ना, मान लो ये आपका पुल है ना, और ट्रेन जैसे ही इंटर करती है, ठीक है ना, ये मान लो आपकी ट्रेन का सिरा है, और जैसे ही इंटर करेगी ये वाला हिस्सा इसमें से जुड़ेगा, ठीक है ना। और जब आप आउट होंगे तो जो आपकी ट्रेन है वो इतनी बड़ी जो भी होगी वो पूरी जब तक नहीं निकल जाएगी वो पूरी उसकी दूरी जोड़ी जाएगी, है ना। यानी कि आपकी कुल दूरी कितनी बन जाएगी, यानी कि हमारा पुल की लंबाई 120 मीटर प्लस ट्रेन की लंबाई कितनी 60 मीटर, ऐड करेंगे टोटल कितना हो जाएगा 180 मीटर, ठीक है ना। इसके बाद आपसे पूछ रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से पार करने में कितना समय लगेगा। तो इसमें से हम लोग कुछ नहीं, हमको निकालना है, वो निकालना है इसका
जो गति है वो कितना समय कितना लगेगा, गति इसमें से दिया जा चुका है आपको, है ना, वेग आपको दिया है। तो हम लोग सीधा रखते हैं समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चार्ज। यहां पर हम लोग दूरी कितनी आ रही है, 180 मीटर अपान कितना आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो जैसे ही हम लोग इसमें से कट करेंगे तो हमें कितना समय प्राप्त होगा, तो t इक्वल टू आपका आ जाएगा 18 सेकंड। कितना आएगा, तो 18 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। यहां से आपको t का मान कितना आ जाएगा, t इक्वल टू 18 सेकंड आ जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया जा रहा है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया जा रहा है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूटर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, उसके पहिए की कोणीय चाल ज्ञात करिए यदि उस प्रत्येक पहिए का अर्धव्यास 20 सेंटीमीटर है। आप सभी लोगों को पता है कोणीय चाल ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है आपका, ओमेगा यानी कि कोणीय चाल बराबर होता है वस्तु की चाल यानी कि v अपान उसका जो पहिए का अर्धव्यास या कहें कि त्रिज्या है ना, यानी कि त्रिज्या को कहते हैं हम लोग r, v अपान r। ओमेगा बराबर क्या होता है, v अपान r। इस फार्मूले में आप लोग जैसे ही इसका वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 72/20, है ना। और जैसे इसकी सॉल्विंग करेंगे आप लोग तो कितना आ जाएगा, 2 से हम लोग अगर इसको कट करें तो आ जाएगा 36 और अपान में 20 था तो 3.6 करके आएगा। अच्छा, इसमें से और एक चीज है, आप लोग ध्यान दीजिए, जो वेग है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया जा रहा है, जबकि इसको हमको किस में करना होगा, मीटर प्रति सेकंड में करना होगा, है ना। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 72 इंटू 5/18, ये कितना आ जाएगा, ये 20, है ना, 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले भी निकाला था, है ना। ये आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद जो आपका अर्धव्यास दिया जा रहा है वो 20 सेंटीमीटर में दिया जा रहा है, यानी कि जो त्रिज्या है ये v आया आपका, ठीक है ना। इसके बाद जो त्रिज्या है स्मॉल r वो किस में दी जा रही है, सेंटीमीटर में, वो भी 20 सेंटीमीटर। इसको हम लोग अगर मीटर में चेंज करें तो कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर आ जाएगा, है ना। जीरो 0.2 मीटर में आ जाएगा। ये चीजें निकल आने के बाद हम इसमें से वैल्यू पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर प्रति सेकेंड अपान कितना आ जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग जैसे ही कट करेंगे तो नीचे का एक दशमलव हटेगा, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, है ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है ना। ओमेगा की जो वैल्यू आई वो 100 आई, लेकिन ओमेगा को किसमें से मापा जाता है, तो वो मापा जाता है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना, रेडियन पर सेकेंड। ये आपका आंसर किस ऑप्शन में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर मिलता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, वह बल जो स्थिर बिंदु की ओर या उससे दूर की ओर कार्य करता है तथा इसका परिमाण स्थिर बिंदु से दूर पर निर्भर करता है कहलाता है, वो आपका कहलाता है, एक है केंद्रीय बल, अपकेंद्र बल, दोनों, कोई नहीं। जहां पर जो बात की जा रही है, जो एक स्थिर बिंदु है की ओर या उससे दूर की ओर, यानी कि कोई एक निर्धारित बिंदु है और इससे चाहे अंदर की ओर आए या फिर इससे दूर की ओर जाए,
इसका परिमाण स्थिर बिंदु से दूर पर निर्भर करता है, कहलाता है। ये आपके बात कर रहा है केंद्रीय बल की, है ना। केंद्रीय बल का मतलब ये है, जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं और मोड़ पर अंदर साइड को झुक जाते हैं, जब मुड़ते हैं तो हम लोग कैसे अंदर साइड को झुकते हैं, ऐसे आप लोग जब दूध से मक्खन निकाला जाता है, दही से जैसे ही मक्खन निकाला जाता है तो उसमें से एक मशीन चलाया जाता है, तो जो ऑपरेटिंग होता है वो हमारे मक्खन को बाहर साइड में ऑपरेट करता है, उसका केंद्र बिंदु बीच में ही होता है ना, और वो ऑपरेट करके उसको बाहर साइड को फ्लो कराता है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें में दो जो केंद्र था वो बीच में था, मिड में था, है ना, उसी केंद्र की बात कर रहा है। ये आपका केंद्रीय बल के लिए कहा जा रहा है ना। और ये जो बल होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है अभिकेंद्रीय बल और एक होता है अपकेंद्रीय बल। कौन कौन से बल होते हैं? दो, एक होता है अपकेंद्रीय बल और एक होता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल अंदर साइड को लगता है और अपकेंद्रीय बल बाहर साइड को लगता है, ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका वही है जो हमने अभी जस्ट एक उदाहरण के रूप में आपको बताया था, दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन कहलाती है। तो ये अपकेंद्रीय बल पर आधारित होती है, क्योंकि इसका जो केंद्र बिंदु होता है वो तो अंदर साइड में होता है, लेकिन इसके द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो बाहर साइड को लगाया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, अपकेंद्रीय बल, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी वस्तु के लिए औसत वेग तथा औसत चाल के संख्यात्मक मानों का अनुपात सदैव होता है। ये केवल क्या होता है? इकाई अथवा इकाई से कम होता है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं औसत वेग एक कैसा है? सदिश राशि है। औसत चाल एक अदिश राशि है। औसत वेग में आपको विस्थापन मिलता है, औसत चाल में आपको दूरी मिलती है। दूरी सदैव विस्थापन से बड़ी होती है ना, या उसके बराबर हो सकती है ना, लेकिन कभी भी दूरी आपकी विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती है, लेकिन विस्थापन आपका दूरी से छोटा हो भी सकता है, ठीक है ना। इस चीज को देखते हुए हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सरल रेखा में गतिमान एक कण 10 सेकंड पश्चात बिंदु पर वापस लौट आता है। यदि कण द्वारा इस समय में कुल 30 मीटर की दूरी तय की गई हो, तब कण की गति के लिए कौन सा कथन असत्य होगा? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो 10 सेकंड पश्चात बिंदु पर वापस लौट आता है, ऐसी अवस्था में कुल जो दूरी है वो 30 मीटर की है, और ये गति को कौन सा कथन असत्य बता रहा है? ये ऑप्शन नंबर ए में दिया जा रहा है, कण का विस्थापन 0 है, क्योंकि वापस होकर आ गया, तो ये तो सत्य है। कण की औसत चाल 3 मीटर प्रति सेकंड है, 3 मीटर प्रति सेकंड है औसत चाल। तो और इसमें से अगला ऑप्शन दिया जा रहा है, कण की विस्थापन 30 मीटर है, तो विस्थापन 0 हो सकता है, लेकिन 30 मीटर नहीं होगा, क्योंकि उसमें हुआ क्या है कि पहले कोई एक व्यक्ति गया है 30 मीटर, ठीक है ना, यहां से चलना आरंभ किया था और पुनः यहां से वापस होकर के फिर इसी बिंदु में आ गया, तो विस्थापन क्या हो गया? आपका 0 हो गया। दूरी तो आपकी रही 30 दूना 60 हो गई, ठीक है ना, या 30 रही, जो भी दिया जा रहा है वो रहेगी दूरी, लेकिन जो विस्थापन होगा, अगर पुनः उसी बिंदु पर आ जाता है व्यक्ति, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। अतः इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, यानी कि ये एक असत्य आंसर है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक कार ब्रेक लगाकर 30 सेकंड में रोक दी जाती है। कोई एक कार है जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे में चल रही है, ठीक है ना, कोई एक कार है जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे में चल रही है, उसमें से क्या किया गया? एक ब्रेक लगाई गई और 30 सेकंड में उसको रोक दिया गया, ठीक है ना, और उसके द्वारा तय की गई दूरी की वैल्यूएशन आपको काउंट करनी है। और इसमें से आपको अगर देखें तो क्या क्या चीजें दी गई हैं, तो सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं, वेग दिया गया है। इसमें से प्रारंभिक वेग का मान कितना है? तो 60 किलोमीटर प्रति हावर, और जब गाड़ी को रोका जा रहा है, इसका मतलब है अंतिम वेग क्या होगा? हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और लगा समय यानी कि टाइम t इक्वल टू कितना है? तो यह है आपका 30 सेकेंड। फिर इसके बाद पूछा जा रहा है आपसे कि दूरी कितनी चलेगा? तो यस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क,
ठीक है। अब सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, एज्यूम करना है कि इन तीन समीकरणों में, गति के जो तीन समीकरण हैं, उन तीन समीकरणों में से कौन सा समीकरण इसमें यूज किया जाए। तो आपको t दिया जा रहा है, यस की आपसे वैल्यू पूछी जा रही है, v और u है। तो इसमें से आप लोग चाहे तो यस इक्वल टू यानी कि दूसरा वाला फार्मूला या तीसरा, इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तीसरा यूज करने का मतलब हमारा ये है, क्योंकि यहां पर आपको त्वरण नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आप त्वरण जब भी पृथ्वी पर काउंट करेंगे तो जो त्वरण होता है उसको 9.8 लीजिए या तो फिर आपका 10 ले लीजिए। जी का वैल्यू आपको लेना होगा, कितना लेना होगा, 10 मानते हैं हम लोग, 10 ले लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सॉल्विंग आसान बनाता है ना। तो हम लोग जी का वैल्यू कितना लेते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम इसकी सॉल्विंग करते हैं तो हम लोग मानते हैं कि हम लोग तीसरा समीकरण ले रहे हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस, ये समीकरण होता है। इसमें से वैल्यू आप लोग पुट करेंगे, जहां पर a था वहां पर हमको क्या रखना होगा, g। अगर g आएगा तो माइनस आएगा, तो v स्क्वायर का वैल्यू हम लोग देख पा रहे हैं कि v आपका 0 है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 इक्वल टू 60 का स्क्वायर माइनस g का वैल्यू है 10 2 इंटू 10 गुणे यस का वैल्यू आपको कितना दिया जा रहा है, तो यस का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग जैसे ही वैल्यू पुट कर लेते हैं, इधर ट्रांसफर करते हैं, तो जो हमारा माइनस का था इसी को ट्रांसफर करके लाते हैं, तो 20 यस इक्वल टू 60 गुणे 60, ठीक है ना। यस इक्वल टू जैसे ही हम लोग 60 को सॉल्व करेंगे तो एक बार 60 गुणे 60 अपान 20 है ना, 20 × 60 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यस इक्वल टू 180 है ना मीटर, 180 मीटर। ये आपका क्वेश्चन का इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। फिलहाल शायद इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से गड़बड़ी है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो 180 मीटर बनेगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। और ये भी क्लास आप लोगों की समाप्त होती है, और अगली क्लास आप लोगों की कुछ ही क्लासें बची हुई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा होंगी 3 से 4, है ना। और इस क्लास का जो QR कोड है वो हम आप लोगों को शेयर कर दे रहे हैं। इस QR कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो पूरी PDF आप लोगों को मिल जाएगी, और उसमें से जितने भी क्वेश्चन आज हम लोगों ने सॉल्व किए हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, है ना। थैंक यू।